हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 3 के प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13 से। प्रश्न संख्या 13 है, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चित्र बनाइए। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि छड़ चुंबक, ये हमारी छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। और इसके चारों तरफ हमने ये चुंबकीय रेखाएं बना दी हैं। चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं ये एन ध्रुव से शुरू होती हैं, ये देखिए, और एस ध्रुव पर जाकर के ये समाप्त हो जाती हैं। एन ध्रुव से शुरू होती हैं और एस ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, जैसा कि तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। इस सिरे से शुरुआत है, इस सिरे पर खत्म है। प्रश्न में केवल इतना ही कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चित्र बनाइए, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो प्रश्न आपको ये दे दे कि चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता भी बताइए, तो आपको जो है इसकी विशेषताएं भी बतानी पड़ेंगी। तो जैसा कि पहली विशेषता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव एस सिरे पर समाप्त होती हैं। अर्थात पहला हमारा जो चुंबकीय रेखाओं की जो विशेषता वो ये है कि ये एन सिरे से शुरू होती हैं और एस सिरे पे समाप्त होती हैं। दूसरा जो है वो है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। दूसरी जो विशेषता है चुंबकीय बल रेखाओं की वो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। जैसा कि आपकी कॉपी में जो लाइनें होती हैं उनके बीच में दूरी बराबर होती है, उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की जो ये दूरी है ये भी यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होती है और यहाँ भी बराबर होती है। तो ये इनकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि जब इनके बीच में जो दूरी अगर बराबर होगी तो चाहे ये कहीं पर भी जाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसा कि आपकी कॉपी की जो लाइनें होती हैं वो उनको चाहे कितना ही आगे बढ़ाएं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चौथा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र में दिक्सूची ले जाने पर वह विक्षेपण दर्शाती है। अर्थात अगर हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी दिक्सूची को ले जाएं, तो जैसे ही उस दिक्सूची को, जैसे दिक्सूची यहाँ रखी है तो उसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ आएगी तो उसमें विक्षेपण शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हिलना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से 4 पॉइंट तो हो गए। अब हमारा जो है वो 5वां पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है कि इनकी संख्याएं कितनी हैं, इसे हम फ्लक्स भी कह सकते हैं या इसे हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो प्रश्न 13 है ये समाप्त होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, किसी भी धारावाही चालक तार है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको दर्शाने के लिए हमारे पास में है मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। अब सबसे पहले इस दक्षिणी हस्त नियम को आप समझ लीजिए कि दक्षिणी हस्त नियम क्या है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने का ये नियम है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, इससे आपको थोड़ा बहुत सहायता मिलेगी, उसके बाद समझा देता हूँ। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ, दायां जो हाथ है सीधा हाथ, दाएं हाथ की उंगलियों को धारावाही चालक के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इस चीज को समझ लीजिए तो आप आसानी से, आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन है चालक तार, आपका कोई भी चालक तार है, और मैंने, ये मेरा दायां हाथ है, मैंने इस दाएं हाथ से इसको इस तरीके से पकड़ा है। तो ये जो मेरा अंगूठा है, ये अंगूठे की दिशा किस तरफ है? इस तरफ। तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो तो दर्शाएगी धारा को, अर्थात इस चालक तार में धारा इस तरफ बह रही है। और ये जो उंगलियां जो मुड़ी हैं मेरी, ये देखिए, ये उंगलियां जो मुड़ी हैं, धारा की दिशा इधर होगी, इस तरफ। और ये जो उंगलियां हैं ये दर्शाती हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी ऐसे होगी, यानी धारा इस तरफ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर ये होगी। तो इस तरीके से, तो एक बार वापस से देखिए इस नियम को, कि यदि इस नियम के अनुसार, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम कौन सा है? मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को धारावाही चालक के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल। देखिए पहला जो था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित प्रश्न था, कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात किससे करी जाएगी? वो की जाएगी मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम से, दाएं हाथ के नियम से। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल लगेगा, उस चुंबकीय बल को ज्ञात करने के लिए जो नियम है, उसकी दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब वाम हस्त नियम मतलब बाएं हाथ का नियम, वाम मतलब बाएं हाथ का, ये दक्षिणी हस्त था और ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। अब इसको एक बार पढ़ देते हैं फिर आप समझिए। इसके अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली दो उंगलियां कौन सी? एक तो हमारी ये तर्जनी उंगली, देखिए मेरा बायां हाथ है, तो एक तो पहली दो उंगलियां कौन सी हुई? एक तो मेरी ये तर्जनी, और दूसरी जो उंगली होगी वो ये मेरी मध्यमा, को इस प्रकार फैलाएं। ये मैंने इस प्रकार फैला दिया, देखिए ये दोनों एक दूसरे के कौन सा हो गया? 90 डिग्री हो गई। देखिए पहले ये ऐसे हैं दोनों, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मेरी जो मध्यमा उंगली है इसको मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? 90 डिग्री पर आ गई, 90 डिग्री के कोण पर हो गया। इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो तीनों परस्पर मतलब अंगूठा भी जो है एक दूसरे के लंबवत रहे, इस तरीके से देखिए, यानी अंगूठा इस तर्जनी के लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है, और तर्जनी जो है वो मध्यमा के 90 डिग्री बना रही है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो तीनों परस्पर क्या रहें? लंबवत रहें। तो जो तर्जनी उंगली है, ये वाली जो उंगली है, ये तो दर्शाएगी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस तरफ, ये इस तरफ बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। और मध्यमा मतलब ये जो उंगली है ये दर्शाती है धारा की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है और धारा की दिशा इधर है। और जो अंगूठा है मतलब ऊपर की तरफ, तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल को दर्शाएगा, यानी अंगूठा दर्शाएगा वो हमारे चुंबकीय बल को दर्शाएगा। ये दर्शा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दर्शा रही है धारा की दिशा, और ये अंगूठा दर्शा रहा है चुंबकीय बल को। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये 14वां प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कठिन प्रश्न होता है, इसे आसानी से समझाया नहीं जा पाता है।
फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, दूसरे चित्र के माध्यम से, चित्र बना करके। अब हमारा जो 15वां प्रश्न है वो है आज का, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, ऐसे दो तरीके बताने हैं जिनमें अजैव निम्नीकरणीय, देखिए अजैव जो निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब जिनका अपघटन नहीं हो सकता है, जो अपघटित नहीं होते हैं। तो पहला देखिए, शाकनाशी, जिसको हम इंग्लिश में हर्बिसाइड्स कहते हैं। कीटनाशी, जिनको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए होते हैं। और पेस्टिसाइड्स आदि अजैव निम्नीकारी पदार्थ हैं। ये तीनों ही जो हैं ये अजैव निम्नीकारी पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ बहकर मिट्टी में तथा जल स्रोतों में मिल जाते हैं। देखिए, खेतों में हम जो फसल होती है, जो सब्जियां होती हैं, उनको बचाने के लिए शाकनाशी भी डालते हैं, कीटनाशी भी डालते हैं और पेस्टिसाइड भी डालते हैं। और जब बरसात होती है तो बरसात के साथ में वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, शाकनाशी, कीटनाशी होते हैं, ये पदार्थ बह कर के मिट्टी में भी चले जाते हैं और उसके साथ साथ जो जल स्रोत होते हैं, नदी नालों तालाबों, वहाँ भी चले जाते हैं और उनको प्रदूषित कर देते हैं। वहाँ पर जो भी जीव होंगे उनके लिए वो हानिकारक होते हैं, वहाँ जा कर के वो उनमें इकट्ठा हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धित हो जाते हैं। देखिए, ये पदार्थ जो होते हैं किसी भी स्तर पर नष्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शाकाहारी उनको खाता है, जैसे पेड़ों पे या सब्जियों पे छिड़क दिया हमने इन्हें, पेड़ों और सब्जियों पे छिड़का, उनको, पेड़ों को और सब्जियों को जो भी शाकाहारी खाएंगे तो ये उसके अंदर जा कर के इकट्ठा हो जाएगा। और जो मांसाहारी जीव हैं जो कि शाकाहारियों को खाते हैं, जब वो उनको खाएंगे तो ये वहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो जैव आवर्धित हो जाते हैं। आवर्धित मतलब उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है और अंत में मानव और अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आज के हमारे जो 3 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे जो है सब्सक्राइब का जो बटन दे करके सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे जो आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको प्रतिदिन मिल सकें। धन्यवाद।